आपका हमारे चैनल बिलियंस 53 में। तो राजन सीरीज का जो ये सेकंड पेपर का सीरीज चल रहा है, हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में 3 वीडियो लेक्चर में बहुविकल्पी प्रश्नों के लगभग 150 प्रश्नों को हमने सॉल्व कर लिया है। मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, जाके उसको आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद ये अति लघु उत्तरी स्टार्ट हुआ है, सीरियल से देखिएगा ताकि अच्छे से समझ में आए। और वीडियो ये पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। और जो भी इस पढ़ने वाले हैं डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में, या जहाँ जो या जिसको भी शिक्षण अधिगम पढ़ना है, यहाँ पे ज्वाइन कर सकता है और पढ़ सकता है। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर में अति लघुत्तरी प्रश्नों को, और उसके उत्तर को देखेंगे किस प्रकार से एनालिसिस करना है और लिखना है, और फर्स्ट सेमेस्टर में किस टाइप से प्रश्न पूछे जाएंगे सेकंड पेपर से। तो पहला प्रश्न है, संप्रेषण की 4 विशेषताएं बताइए। यानी कि कम्युनिकेशन की 4 विशेषता बताना है। तो संप्रेषण एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। संप्रेषण पारस्परिक समन्वय स्थापित करने की प्रक्रिया है। संप्रेषण में विचार विमर्श एवं विचार विनिमय पर विशेष ध्यान दिया जाता है। प्रभावशाली संप्रेषण उत्तम शिक्षण का एक आवश्यक पक्ष है। यानी कि कम्युनिकेशन 2 लोगों के बीच में उद्देश्यपूर्ण होनी चाहिए। पारस्परिक समन्वय स्थापित करने की भी एक प्रोसेस होती है, और विचार विमर्श एक दूसरे से विचारों का आदान प्रदान होता है और विचारों का विनिमय होता है। यानी कि विचारों का इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है। संप्रेषण उत्तम शिक्षण का आवश्यक पक्ष है। यानी कि अच्छा टीचिंग चले उसके लिए प्रभावशाली संप्रेषण जरूरी है। प्रश्न नंबर 2 है, शिक्षण सामग्री का वर्गीकरण कितने भागों में किया जाता है। तो शिक्षण सामग्री को 3 भागों में बांटा गया है। प्रौद्योगिकी के आधार पर, इंद्रियों के आधार पर, प्रक्षेपण के आधार पर। शिक्षण सामग्री मतलब टीएलएम टाइप। जैसे प्रौद्योगिकी यानी कि जो टेक्नोलॉजी है, वहाँ पे जो टीएलएम्स वगैरह होंगे, समझाने की टेक्निक होगी या सामग्री होगी, वो उसके हिसाब से होगी। इंद्रियों के आधार पे, प्रक्षेपण के आधार पर। प्रश्न नंबर 3 है, अनुदेशन का क्या आशय है, समझाइए। यानी कि इंस्ट्रक्शन। अनुदेशन शब्द का साधारण भाषा में अर्थ है सूचना देना। अनुदेशन मतलब होता है सूचना देना अथवा आज्ञा देना। क्योंकि ये अति लघुत्तरी प्रश्न है तो ज़्यादा बना चढ़ा के नहीं लिखना है, जितना पूछा गया है उतना ही लिखना है। प्रश्नीकरण कौशल के किन्हीं 2 घटकों के नाम लिखिए। तो प्रश्नीकरण कौशल में प्रश्नों की अस्पष्टता होती है। जैसे आप लोग लेसन प्लान लिखते हैं तो उसमें रहता है प्रश्नीकरण कौशल, ज्ञानात्मक कौशल, ये सारी कौशल रहता है लेसन प्लान में। तो उसी से पूछा है कि प्रश्नों की अस्पष्टता और प्रकरण में संबंध होनी चाहिए प्रश्नीकरण कौशल में। यानी कि ऐसा प्रश्न पूछें जो प्रश्न स्पष्ट हो और टॉपिक से रिलेटेड हो। एलेन तथा रियान ने कितने शिक्षण कौशलों का उल्लेख किया है। एलेन और रियान 1969 द्वारा शिक्षण के 14 कौशलों का उल्लेख किया गया है। शिक्षक केंद्रित शिक्षण के 2 दोष लिखिए। यानी कि टीचर सेंटर्ड, यानी कि सब कुछ शिक्षक ही होता है, सर्वे सर्वा शिक्षक ही होता है। शिक्षक सही उत्तर पर ध्यान केंद्रित नहीं करता है। शिक्षक पाठ्यक्रम पूरा करने तक ही सीमित रहता है। यानी कि जहाँ पे शिक्षक केंद्रित शिक्षण होगी वहाँ पे शिक्षण सही उत्तर पर ध्यान केंद्रित नहीं करेगा और पाठ्यक्रम को ही क्या करेगा, पूरा करने का प्रयास करेगा बस। प्रश्न नंबर 7 है, टीएलएम का पूरा नाम बताइए तथा इसका उपयोग बताइए। तो टीचिंग लर्निंग मटेरियल, शिक्षण अधिगम सामग्री, ये इंग्लिश नाम है टीचिंग लर्निंग मटेरियल, और ये हिंदी नाम है शिक्षण अधिगम सामग्री। शिक्षण की 2 विशेषताएं लिखिए। शिक्षण की 2 विशेषताएं। तो शिक्षण क्या होनी चाहिए, सुनियोजित होनी चाहिए। शिक्षण प्रजातंत्री होनी चाहिए। डायट का पूरा नाम क्या है। तो डायट का पूरा नाम जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान होता है। NPRC, यानी कि
NPRC प्रमुख को क्या कहते हैं? तो NPRC प्रमुख को क्या कहते हैं? तो NPRC का पूरा नाम न्याय पंचायत संसाधन केंद्र है। N से न्याय हो जाएगा, P से पंचायत, R और C से सेंटर, रिसर्च सेंटर, रिसोर्स सेंटर। NPRC प्रमुख को क्या कहते हैं? तो NPRC प्रमुख को संकुल प्रभारी कहते हैं। NPRC प्रमुख को क्या कहते हैं? संकुल प्रभारी कहते हैं। को प्रश्न नंबर 12 है अति लघु प्रश्न का, ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष ग्राम प्रधान होते हैं। ग्राम शिक्षा समिति का सचिव कौन होता है? तो ग्राम शिक्षा समिति का सचिव प्रधानाध्यापक होता है। राज्य शिक्षा संस्थान कहाँ है? राज्य शिक्षा संस्थान प्रयागराज में है और इसका नाम बदल के अब प्रयागराज हो गया है। इसको पहले पूर्व में नाम इलाहाबाद में है। राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान कहाँ है? तो राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान प्रयागराज, पूर्व नाम इलाहाबाद में स्थित है। प्रश्न नंबर 16 है, राज्य हिंदी संस्थान कहाँ है? तो राज्य हिंदी संस्थान वाराणसी में है। प्रश्न नंबर 17 है, शिक्षण के संज्ञानात्मक क्षेत्र का बालक के किन क्रियाओं से संबंध होता है? तो संज्ञान मतलब कॉग्निशन यानी कि माइंड से रिलेटेड, यानी कि बालक के ज्ञान से, बोध या अधिग्रहण से। प्रश्न नंबर 18 है, शिक्षण की किन्हीं 4 नवीन विधाओं का नाम बताइए। तो शिक्षण की 4 विधाएं हो जाएंगी। कौन सी? बाल केंद्रित शिक्षण यानी कि चिल्ड्रेन सेंटर्ड एजुकेशन, उपचारात्मक शिक्षण यानी कि रेमेडियल टीचिंग, दक्षता आधारित शिक्षण एफिशिएंसी बेस्ड टीचिंग, सहगामी शिक्षण। इसका इंग्लिश आप लोग कमेंट करिए। प्रश्न नंबर 19 है, व्यक्तिगत संप्रेषण के 2 लाभ बताइए। यानी कि इंडिविजुअल संप्रेषण के 2 लाभ, यानी कि खुद से बातें करना एक तरह से। तो ज्ञान की प्राप्ति होगी, उचित भाषा एवं उचित उच्चारण होगा। प्रश्न नंबर 20 है, ज्ञात से अज्ञात की ओर शिक्षण सूत्र किस तथ्य पर आधारित है? तो ज्ञात से अज्ञात की ओर मनोवैज्ञानिक तथ्य पर आधारित होती है। यानी कि हमें जो भी चीज़ें उसके बारे में पहले से पता है ये ज्ञात हो जाएंगी, और जो हमें नहीं पता है उसके बारे में जानकारी जुटाना क्या हो जाएगी? अज्ञात हो जाएगी। तो मनोवैज्ञानिक तथ्य इसका क्या हो जाएगा? ज्ञात से अज्ञात की ओर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21 है, निरीक्षण विधि का शिक्षण में क्या महत्व है? यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है। इसके प्रयोग से छात्रों की ज्ञानेंद्रियों का विकास होता है। अन्वेषण विधि का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो अन्वेषण विधि से आशय शिक्षण की उस प्रविधि से, शिक्षण की उस टेक्निक से है जिसमें बालक को स्वयं करने का अवसर मिलता है। यानी कि अन्वेषण विधि में बालक को स्वयं क्रियात्मक होता है उसमें। मॉन्टेसरी पद्धति क्या है? तो मारिया मॉन्टेसरी ने बालकों को कई वस्तुएं खेलने को देने की बात कही है, जिससे बालक खेल खेल में अनेक बातें सीख लेता है। यानी कि मॉन्टेसरी पद्धति में मारिया मॉन्टेसरी नामक महिला ने बालकों को कई वस्तुएं दें, जैसे मान लीजिए फुटबॉल हो गया, गेंद हो गया, वॉलीबॉल हो गया, कैरम हो गया, ये सारी चीज़ें दी जाए, या कोई और अन्य चीज़ें भी दी जाएं जिससे उन्हें क्या हो गया? खेल खेल में अनेक बातें वो सीख लेंगे। पर्यटन कराया जाए, भ्रमण विधि अपनाया जाए, व्याख्यान विधि अपनाया जाए, वर्णन विधि, कहानी विधि, ये सारी चीज़ें की जाए। विभिन्न क्रियाकलाप विद्यालय में आयोजित कराया जाए। प्रश्न नंबर 14,
बेसिक शिक्षा पद्धति से आप क्या समझते हैं? बेसिक शिक्षा पद्धति गांधी जी की देन है। उन्होंने इसे बुनियादी शिक्षा का नाम दिया। एग्जाम में पूछ सकता है कि बेसिक शिक्षा पद्धति को किसने दिया, बहुविकल्पी में, तो हो सकता है गांधी जी ऑप्शन हो। ये भी पूछ सकता है कि बेसिक शिक्षा पद्धति को और किस नाम से जानते हैं, तो इसे बुनियादी शिक्षा के नाम से जानते हैं। इस पद्धति में खेल के माध्यम से हस्तशिल्प शिक्षा को बढ़ावा देकर शिक्षा को जीविकोपार्जन से जोड़ने का कौशल बच्चों में विकसित करना है। यानी कि इसमें एक तरह से बच्चों को हाथ से बने कारीगरी सिखाना है और बच्चों को उनके आत्मनिर्भर बनाना है और उनके कौशलों को बढ़ाना है। सहभागी शिक्षण से क्या तात्पर्य है? जिस शिक्षण प्रक्रिया में छात्र का सहयोग प्राप्त करके उसे अनुभव कराया जाता है कि वह उस शिक्षण प्रक्रिया का महत्वपूर्ण अंग है, सहभागी शिक्षण कहलाता है। यानी कि शिक्षण प्रक्रिया में छात्र का सहयोग प्राप्त करना, यानी कि छात्रों के साथ मित्रों व्यवहार करके, अच्छे से व्यवहार करके उन्हें उस शिक्षण प्रक्रिया में पढ़ाना और उन्हें अनुभव कराना। बहुउद्देशीय शिक्षण अधिगम सामग्री किसे कहते हैं? यानी कि बहुउद्देशीय शिक्षण अधिगम सामग्री मतलब ऐसी टीएलएम हो जिसका बहुत सारा उद्देश्य हो, यानी कि 2 से अधिक हो। ऐसी शिक्षण सामग्री जो विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति करती है बहुउद्देशीय शिक्षण सामग्री कहलाएगी। जैसे ग्राफ हो गया, ग्राफ पे आप मैथ में भी ग्राफ बनाते हैं, शिक्षण अधिगम में भी बना लेंगे, बाल विकास में भी ग्राफ बना सकते हैं। ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट में ग्राफ बन सकता है। मानचित्र हो जाएगा, मानचित्र में आप पोजीशन बता सकते हैं, कौन सा देश कहाँ पे है और कहाँ पे पर्वत है, कहाँ पे पठार है, कहाँ पे नदी है। तो चार्ट पेपर हो गया। आदि कक्षा में अनेक प्रयोगों से छात्रों को रंग भरने, कला बनाने एवं आकार आदि का ज्ञान होता है। प्रश्न नंबर 27, उत्तम शिक्षण अधिगम की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। तो उत्तम शिक्षण अधिगम क्या होती है? बिना लागत के प्राप्त सामग्री, यानी कि अच्छी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कब होगी? जब कम पैसा लगे, यानी कि बिना लागत के प्राप्त सामग्री हो जाए, और विषयवार पाठ के अनुरूप सामग्री, यानी कि चैप्टर वाइज टीएलएम उपलब्ध हो। आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान कहाँ है? तो आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान प्रयागराज में स्थित है। प्रश्न नंबर 29 है, 29 है अति लघु उत्तरीय सीरीज का। देखिए ये सीरीज कंटिन्यू चलता रहेगा, शिक्षण अधिगम सामग्री, और हमने प्रीवियस वीडियोस का जो बहुविकल्पी प्रश्न है उसको हमने लिंक के डिस्क्रिप्शन में उसका दे दिया है लिंक, वहाँ से आप लोग जाके देख सकते हैं। उपचारात्मक शिक्षण किस प्रकार के बालकों के लिए उपयोगी है? रेमेडियल टीचिंग पूछ रहा है। तो शैक्षिक रूप से पिछड़े बालकों के लिए, यानी कि शैक्षिक, यानी कि उनको जो पिछड़े बालक हैं उनको रेमेडियल टीचिंग दिया जाता है। शिक्षण सूत्र क्या है? शिक्षण सूत्र वह है जिसके द्वारा शिक्षक छात्रों को प्रभावी ढंग से अस्थायी ज्ञान प्रदान कराता है। रेमंड के अनुसार शिक्षण सूत्र पथ प्रदर्शन करते हैं जिनमें सिद्धांत से व्यवहार में सहायता के लिए अपेक्षा की जाती है। तो रेमंड साहब ने कहा है कि शिक्षण सूत्र पथ प्रदर्शन करते हैं, यानी कि सहायता करते हैं बच्चों के पढ़ने में, एक तरह से कहते हैं, यानी कि बच्चों के अधिगम में पथ प्रदर्शन करते हैं, और उनसे सिद्धांत से क्या होता है, बच्चों के व्यवहार में क्या होती है, सहायता किया जाता है। पुनर्बलन का क्या अर्थ है? पुनर्बलन मतलब री इन्फोर्समेंट होता है, री इन्फोर्समेंट। पुनर्बलन यानी फिर से बल देना, पुनः बल देना। तो पुनर्बलन का अर्थ पुनः बल देना है। पुनर्बलन के द्वारा छात्रों को अच्छा करने हेतु प्रोत्साहित किया जाता है। पुनर्बलन से बच्चों को मानसिक रूप से प्रोत्साहित किया जाता है, यानी कि बच्चों को मोटिवेट किया जाता है मानसिक तौर से। पुनर्बलन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाता है। एक तरफा वन वे संप्रेषण क्या है? मतलब एक ही तरफ से
एक तरफा संप्रेषण में एक व्यक्ति अपने विचारों को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा देता है। यह प्रभावशाली संप्रेषण नहीं है। प्रेषक क्या कर रहा है, यहाँ से सूचना क्या कर रहा है, संदेश भेज रहा है और ग्राही एक्सेप्ट कर रहा है, और ये इसको कुछ बता ही नहीं रहा है, कम्युनिकेट ही नहीं कर रहा है, तो ये एक प्रभावी संप्रेषण नहीं है। प्रभावी संप्रेषण किसे कहते हैं, यानी कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन कब होगा, यानी कि अच्छी बातचीत कब होगी, शिक्षण अधिगम प्रोसेस में, जब शिक्षक और शिक्षार्थी एक दूसरे से कम्युनिकेट करेंगे, तर्क करेंगे। प्रभावी संप्रेषण में एक व्यक्ति अपने विचारों को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है और दूसरा व्यक्ति उसे समझ लेता है तथा उसी के अनुसार उसका जवाब देता है। यानी कि अगर यहाँ पे कोई एक व्यक्ति है, यहाँ पे वो कुछ बोल रहा है, तो ये जो दूसरा व्यक्ति है इसे ये दूसरा व्यक्ति भी समझता है और इसे क्या करता है, उसी का इसके पूछे गए प्रश्नों को या उसके पूछे गए जवाब को ये उत्तर देता है। तो यह संप्रेषण दो तरफा होता है, यानी कि टू वे होता है। जिस प्रकार वन वे रोड होता है, एक होता है टू वे रोड, तो उसी प्रकार कम्युनिकेशन भी होता है, यानी कि प्रेषक यहाँ से सूचना भेजता है, ग्राही यानी कि एक्सेप्टर एक्सेप्ट करता है और क्या करता है, ये फिर से सेंड करता है जवाब इसका, तो फिर से ये जो सेंडर है ये रिसीव कर लेता है। प्रश्न नंबर 34, अपूर्ण संप्रेषण एवं प्रभावी संप्रेषण में अंतर बताइए। अपूर्ण संप्रेषण एक तरफा होता है, यानी कि इनकम्प्लीट संप्रेषण कब होगा, जब वो वन वे होगा, यानी कि प्रभावशाली नहीं होगा। जबकि प्रभावी संप्रेषण दो तरफा होता है, इसमें दोनों पक्ष सक्रिय होते हैं, एक्टिव होते हैं। प्रश्न नंबर 35 है, संप्रेषण संबंधी बाधाएं कौन कौन सी हैं। तो संप्रेषण संबंधी यानी कि संप्रेषण करते समय क्या क्या बाधाएं आती हैं। तो शिक्षक का उच्चारण स्पष्ट न होना। अगर शिक्षक का उच्चारण नहीं स्पष्ट होगा, जैसे मैं आपको इस वीडियो में जो लेक्चर पढ़ा रहा हूँ, अगर मैं अच्छे से इनको उच्चारित नहीं करता हूँ तो आप लोगों को समझने में दिक्कत होगी। उसी प्रकार संप्रेषण में बाधा न उत्पन्न हो, इसीलिए शिक्षक को उच्चारण सहित स्पष्ट करना चाहिए। बच्चों में रुचि का न होना। अगर जिस प्रकार आप लोगों में इंटरेस्ट नहीं है तो मेरे पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। शिक्षक का हाव भाव स्पष्ट न होना, यानी कि शिक्षक मेंटली तौर पे पढ़ाने ही आया है ना, ऐसे उसे होनी चाहिए। प्रश्न नंबर 36, इस उद्यान में बालक, पौधे, पाठशाला, बगीचा तथा शिक्षक माली होता है, यह कथन किसने व्यक्त किया है। यानी कि मान लीजिए कि कोई उद्यान है या बागीचा है, उसमें बालक क्या हैं, पौधे हैं, यानी बालक क्या हैं, पौधे हैं, और पाठशाला क्या है, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे लाइब्रेरी है, वो बागीचा है, और शिक्षक क्या है, माली, यानी कि बच्चों को जिस प्रकार पौधों को सींचने का काम माली करता है, उसी प्रकार बच्चों को सींचने का काम या ज्ञान बढ़ाने का काम या एक अच्छा व्यक्तित्व वाला बनाने का जो श्रेय है शिक्षक को ही जाता है। तो यह कथन फ्रेडरिक फ्राबेल का है। तो ये कथन किसका है, फ्रेडरिक फ्राबेल का। एग्जाम में ये पूछता है। प्रश्न नंबर 37, भाषा शिक्षण की मुख्य दक्षताएं कौन कौन सी हैं। तो भाषा शिक्षण की मुख्य दक्षताएं निम्नलिखित हैं। तो यानी कि लैंग्वेज लर्निंग में देखिए क्या होता है, एक होता है ट्रिक सुबोपली, यानी कि भाषा शिक्षण में ये पहले होना चाहिए, सुबोपली, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। यानी कि भाषा शिक्षण की मुख्य दक्षता क्या हो जाएगी, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। शिक्षण से क्या तात्पर्य है अथवा शिक्षण का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो शिक्षण का संक्षेप में अर्थ है ज्ञान प्रदान करना। शिक्षक शिक्षण द्वारा छात्रों को ज्ञान प्रदान करता है, जिससे छात्रों का सर्वांगीण विकास होता है। यानी कि शिक्षक होता है क्या करता है, शिक्षण द्वारा क्या करता है, बच्चों को ज्ञान देता है, समझाता है, पढ़ाता है, और छात्रों का इससे क्या होता है, सर्वांगीण विकास होता है। प्रश्न नंबर 39 है, शिक्षण को त्रिमुखी प्रक्रिया क्यों कहा गया है। जैसा कि आपको पता है तो दो चीज़ें थी पहले, शिक्षक और शिक्षार्थी, तो द्विमुखी प्रक्रिया कहा गया था, त्रिमुखी ट्राइपोलर हो गया जब इसमें पाठ्यक्रम भी हो गया। शिक्षक, शिक्षार्थी, पाठ्यक्रम। यहाँ पे जैसे यहाँ मान लीजिए यहाँ पे टीचर है, यहाँ पे स्टूडेंट है, यहाँ पे सिलेबस है।
यानी कि क्या इसके शिक्षण को त्रिमुखी प्रक्रिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि शिक्षण के अंतर्गत 3 बिंदु आते हैं जो इस प्रकार हैं: शिक्षक, शिक्षार्थी, पाठ्यक्रम। प्रश्न नंबर 40 है, यह कथन किसका है? ज्ञान किसी देश के सुख व समृद्धि का आधार है। यानी कि जिस देश में जितने ज्ञानी लोग रहेंगे उस देश का क्या होगा, उतना ही विकास होगा और सुख और समृद्धि उस देश में आएगी। यह कथन जॉर्ज वाशिंगटन का है। उदाहरण प्रविधि की 2 उपयोगिता बताइए। यानी कि एग्जाम्पल टेक्निक, उदाहरण से पाठ्यवस्तु स्पष्ट, बोधगम्य तथा रोचक बन जाती है। जैसे देखिए, अगर कोई भी पाठ पढ़ रहे हैं, बच्चों को उदाहरण दिया जाता है उससे रिलेटेड, तो बच्चों को समझने में स्पष्टता आती है और उन्हें पढ़ने में मनमोहक भी लगता है और रुचि भी उत्पन्न होती है और रुचिकर लगती है। उसी प्रकार उदाहरणों का प्रयोग विषय सामग्री को स्पष्टता प्रदान करता है और नया ज्ञान भी देता है। जिस प्रकार मैथ्स में कोई थ्योरी बता रहे हैं, अगर उसका एग्जाम्पल ना दिया जाए तो समझने में कठिनाई होती है। उपयोग क्या है इसका? टीएलएम द्वारा कक्षा शिक्षण कार्य को प्रभावशाली एवं रोचक बनाया जाता है। प्रश्न नंबर 42 है, सीखने में जब समस्या का समाधान अचानक आ जाता है वह सिद्धांत कौन सा सिद्धांत कहलाता है? तो जब समस्या का समाधान हमें अचानक आ जाता है, जिस टेक्निक में, जिस सिद्धांत में, उसे सूझ का सिद्धांत कहते हैं। पीटीए तथा एमटीए का पूरा नाम, तो पीटीए का पूरा नाम क्या होता है? पीटीए पेरेंट टीचर एसोसिएशन, अभिभावक शिक्षक संघ। एमटीए मदर टीचर एसोसिएशन, मातृ अध्यापक संघ। तो ये अति लघुत्तरी प्रश्न का पहला वीडियो लेक्चर है जिसे हमने 43 प्रश्नों को पढ़ लिया है। बाकी का जो प्रश्न है आगे के हम वीडियोस में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए आप लोग वीडियोस को लाइक कर दीजिए, जो ना समझ में आए वो कमेंट कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स में जो भी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में एग्ज़ाम देने वाले हैं, ताकि उन्हें फ़ायदा हो जाए। और जो ना समझ में आप पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।